हाँ तो छात्रों कैसे हो आप लोग? चलिए ठीक है। आज मैं फिर से आपके सामने बायो की अगली क्लास लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों को अपने पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, अब आज मैं तीसरा चैप्टर बायो के स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्वेल्थ की बायो का। और तीसरा चैप्टर क्या है वो तो आपको पता होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब मानव जनन। लेकिन मानव जनन स्टार्ट करने से पहले हम आपको पहले जो क्लास की थी उसके कुछ चीजों के बारे में एक बार फिर से याद दिला देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पहला चैप्टर हमारा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों में जनन। अब इसमें मैंने जैसे क्या कहते हैं, ये जीवों में जनन, जनन को हमने दो तरह के जनन पढ़े थे। एक पढ़ा था जैसे अलैंगिक जनन और एक पढ़ा था लैंगिक जनन, अर्थात जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था, उसमें क्या होता था, उसमें एक जनक होता था और वह अपने आप को बांटकर तोड़कर जैसे भी हो अपने संतति का निर्माण करता था। अब यहां पर आप बताएंगे कि ये जो मानव है, क्या मानव कौन सा जनन कर सकता है? क्या उसका एसेक्सुअल जनन होगा? क्या वो अलैंगिक जनन कर सकता है? अलैंगिक जनन होता है जैसे चलिए भाई अपने कोई पौधा है उसके डाली को काट के आपने लगा दे, उससे नया निकल गया, ऐसे कहीं कुछ फूल गया नया निकल गया, रीजनरेशन कट गई वहां से फिर कहीं। तो अगर इंसान को अगर चलिए उसकी मुंडी काट दीजिए फिर एक नया जैसे देखिए तो जैसे इंसान जन्म लेता है कि नहीं, उसके हाथ कट जाए नया इंसान बन जाना चाहिए। तो एसेक्सुअल में तो यही चीज होता है। तो क्या ऐसा मानव जनन में संभव है? मनुष्य के साथ होगा? अगर होगा तो सोच लीजिए यही क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कितनी और तेजी से बढ़ जाएगी। क्योंकि हर समय लोगों का कुछ ना कुछ कटता रहता है, फटता रहता है, टूटता रहता है, फूलता रहता है, और जितना वह ऐसी घटनाएं घटेगी उतने उस तरह का आदमी जन्म ले। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ठीक है, तो हम जैसे क्या कहते हैं, यही चीज आपको थोड़ा सा याद करना है कि मनुष्य जो है मानव जनन जो है, इसके बाद हमने जैसे जीवों में पढ़ा था, कुत्ता में, बैल, पक्षी में, सबके बारे में पढ़ाया था। तीसरा में केवल हम मानव जनन पढ़ेंगे। और मानव जनन में कौन आ जाएगा? मानव जनन में तो दोनों आ जाएगा, मेल भी आ जाएंगे फीमेल भी आ जाएंगे। अब ये मानव जनन जो है वो कौन सा जैसे क्या कहते हैं जनन होगा? लैंगिक होगा या अलैंगिक होगा? लैंगिक होगा। लैंगिक क्यों होगा? लैंगिक क्यों होगा ये मुझे बता दें। क्योंकि मनुष्य के लिए जो होती है ना, वो अपनी संतति के लिए जैसे दो जनक की आवश्यकता होती है, और जब दो जनक आएंगे तो जैसे लैंगिक ही आएगा। एक नर का युग्मक चाहिए, एक मादा का युग्मक चाहिए, और जब दोनों का संलयन होगा तभी तो उसके संतति का होगा। एक केवल नर का युग्मक मिल जाए तो क्या उससे संतति उत्पन्न हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्या केवल एक मादा ही आ जाए तो क्या वो मादा जैसे कभी संतान उत्पन्न कर सकती है? तो भी नहीं कर सकती है। तो यही चीज जो है यहाँ पे हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। अब ये मानव जनन जो होगा वो क्या होगा? लैंगिक या अलैंगिक? बिल्कुल लैंगिक होगा। लैंगिक क्यों होगा? क्योंकि एक जनक इसमें होगा नहीं। जब एक जनक नहीं होगा तो दो जनक की जरूरत पड़ेगी। जब दो जनक होगा तो स्वाभाविक दो अलग अलग लैंगिक जनन आ जाएंगे। जब ये दो अलग अलग लैंगिक जनन आ जाएंगे तो वो लैंगिक जनन में चला जाएगा। इसके बाद होते हैं जो ये मानव जो होता है, जो लैंगिक जनन जो तो हो ही करते हैं तो लैंगिक जनन करेंगे, ठीक है। लेकिन मानव जो होता है एक लिंगी प्राणी होता है या द्विलिंगी? एक लिंगी, चलिए ठीक है। लेकिन एक लिंगी तो प्राणी होता है, लेकिन क्या एक लिंगी प्राणी में ये लैंगिक द्विरूपता हो सकती है कि नहीं? अब यहां पे है, आप कहेंगे सर ये लैंगिक द्विरूपता क्या है? तो ये लैंगिक का मतलब तो आप जानते हैं, लैंगिक जनन अंग, जनन अंग हो जाएगा मानव का जनन अंग, चाहे नर हो या मादा हो। तो एक चलिए एक जनन अंग आ गई। दुई मतलब जनन अंग चाहिए तो कितना चाहिए? दो। और रूपता अर्थात रूप। अब अर्थात यहां पे
जैसे क्या कहते हैं, ये लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या हो गया, जनन अंग जो चाहिए तो वो दो अलग अलग रूप का चाहिए, एक ही तरह का जनन अंग नहीं चाहिए। अगर आपने एक ही तरह के जनन अंग, केवल नर का जैसे जनन अंग क्या कहते हैं आप दो ले आएंगे तो क्या उससे संतति होगी, उससे जनन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। केवल मादा का लेंगे, यही चीज मैंने आपको बताया। अगर केवल मादा का जनन अंग को हम दो को मादाओं को जैसे दो जनन अंग ले आते हैं तो क्या उससे जैसे क्या कहते हैं जनन हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए जनन अंग जो है लैंगिक द्विरूपता, दो अलग अलग रूप का, दो अलग अलग आकार का, और ये दो अलग अलग रूप या आकार किसका मिलेगा, एक नर एक मादा का ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है एक लैंगिक तो चाहिए ही, लेकिन ये लैंगिक द्विरूपता होनी चाहिए। एक लैंगिक कह दिया तो ये नहीं कि आप किसी एक को उठा कर ले आओ, दो ठो मेल को ले आओ या दो ठो फीमेल को ले आओ। ठीक है, अब एक लिंगी जो चाहिए तो अभी एक लिंगी क्या है, नर लैंगिक अंग चाहिए और एक मादा लैंगिक अंग चाहिए। अब ये नर लैंगिक अंग क्या करेगा आपको, यहां पर आप देख सकते हो, नर लैंगिक अंग नर युग्मक बनाएगा और मादा लैंगिक अंग जो है वह मादा युग्मक बनाएगा। और नर लैंगिक अंग जो है ये नर लैंगिक कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है, कहाँ बनता है, तो यह बनती है आपको वृषण में। वृषण आप जानते हैं ना, नीचे जैसे क्या कहते हैं, बाहर में जैसे मतलब ये नर को जैसे ऐसे करके लटका रहता है, इसको वृषण कहते हैं। ठीक है, यही है आपका वृषण। और ये जो जैसे युग्मक जो होती है वो इसी में होती है, इसी में बनती है, इस ठीक है। और यह जो है क्या करेगा, यह बनाएगा, किसको बनाएगा, तो शुक्राणु को बनाएगा। चलिए, शुक्राणु को बनाएगा और शुक्राणु को बनाने के बाद जो है ना, यह इसको हस्तांतरण यानी ट्रांसफर करेगा किसके पास, मादा के पास। लेकिन मादा को भी तो अपना युग्मक बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो यह जो बनाएगा तो मादा जो है इसके पास कौन सा होता है, अंडाशय होता है, वो शरीर के अंदर होता है। ये जो क्या कहते हैं नर का होता है, यह शरीर के बाहर होता है, नीचे की तरफ लटका हुआ वृषण होता है। लेकिन यहाँ इसका अंडाशय होता है जो शरीर के अंदर होता है, और ये कैसा होता है वो हम आपको डिटेल में ही बताएंगे। तो ये अंडाशय क्या करता है, अंडक का निर्माण करता है। ठीक है, अर्थात अंडाणु, अंडा या अंडाणु बनाता है। अब यह और वृषण ने क्या किया, शुक्राणु बनाया। अब यह शुक्राणु कहां जाएगा, अंडाणु के पास, और फिर दोनों संलयन होगा, फिर जाकर रहेंगे वहां पे जाइगोट बनेगी और उसके आगे की प्रक्रिया होगी। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गई, लैंगिक जनन, एक लिंगी, लैंगिक द्विरूपता होनी चाहिए। अब एक लिंगी में भी एक लैंगिक जनन जैसे नर का होना चाहिए और एक मादा का होना चाहिए, ये दोनों मिलेगा तभी जाकर जैसे आगे की प्रक्रिया होगी। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जैसे मानव जो होता है वो कौन सी जनन करता है, तो लैंगिक जनन करता है। दूसरी पॉइंट आपको क्या याद रखनी है कि मानव जो होता है वह एक लिंगी प्राणी होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, तीसरा है निषेचन। अब ये निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, मैंने पहले भी बताया था कि दोनों का संलयन होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये वृषण जो इसका शुक्राणु है और ये जो अंडाणु, ये दोनों जो है क्या कहते हैं मिलेंगे तभी जाकर वो निषेचन होगी, नहीं मिलेंगे निषेचन नहीं होगा। और निषेचन कहाँ होता है, जब निषेचन होगा तो निषेचन कहाँ होगा, खेत में, माथ पे, हाथ पे, कहाँ निषेचन होगा, तो ये निषेचन होगा मादा शरीर के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहां पे, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के लास्ट कॉर्नर पे ही ये आपका अंडाशय रहती है। और ये अंडाशय जब निषेचन होती है तो यह अंडाशय जो है अंडाणु का निर्माण करके वो फेलोपियन ट्यूब में जाकर वहां पे बैठ जाती है और ये शुक्राणु का इंतजार करती है। और ये शुक्राणु वहां पे आता है, यहाँ पे मिल जाती है, फिर आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, नहीं तो 24 घंटे के बाद ये अंडाणु स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ तक क्लियर। तो ये जो है निषेचन कहाँ हो रहा है, मादा शरीर के अंदर हो रहा है, कहाँ पे, फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, इसके अंदर में हो रहा है। अतः इसे हम क्या बोलेंगे, अतः इसे अंतः निषेचन कहा जाता है, या कहते हैं, या कहलाएगा, कहा जाता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक शब्द और आ जाती है, आपको जरायुज शब्द देखने को मिलेगा आपको बुक में। तो पहले ये जरायुज क्या है इसको समझते हैं। जरायुज क्या कहते हैं, ये विविपायरस कहते हैं इसको।
अब ये विविपेरस किसको कहते हैं? तो जो सजीव प्रजक हो, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो जनन जो होती है वो दो तरीके से होता है। एक होता है अंड प्रजक और एक होता है सजीव प्रजक। अंड प्रजक मतलब कि जो जीव अंड पैदा करे, यानी जो है अंडा पैदा करेगा, जो अंडा बनाएगा, या जो जीव अंड बनाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? पक्षी आ जाएगी, मछली आ जाता है, मेढक भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारे सरीसृप, सांप कह सकते हैं आप, यह भी आ जाएगा। तो जो भी अंडा देने वाले होते हैं वो सब अंड प्रजक हो जाएगा, लेकिन जरायु बोलेंगे सजीव प्रजक को। सजीव प्रजक का मतलब हो गया जो शिशु को जन्म दे। ठीक है, अब ये शिशु को जन्म देने वाला कौन होगा? तो जो स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब जो दूध पिलाने का काम करे, जो माँ जो मादा अपने बच्चे को दूध पिलाए, स्तनधारी कहलाता है। और इसमें क्या आ जाएगा? मानव पहले भी बताया था, कपि, बंदर, तो ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये जरायु ही कहलाएंगे, सजीव प्रजक जो ये बच्चे को जन्म दे। कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे हम केवल मानव की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? लेकिन हाँ, इसमें एक अपवाद भी है स्तनधारी में। एक है हमारे, अपवाद ले लेते हैं। स्तनधारी तो है लेकिन वह शिशु को जन्म नहीं देता है, तो अपवाद में हम ले लेंगे एक अपवाद में आ जाएगा प्लैक्टिपस। एक तो ये आ जाते हैं और एक एक्टिना आ जाएगा। ये दोनों स्तनधारी तो है, लेकिन ये जन्म किसे देते हैं? ये करते क्या है? अंडे को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई आपको? चलिए अब इसको जैसे क्या कहते हैं, आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसके आगे फिर बता रहा हूं। इसका आरंभ होगा जब आपका युवावस्था। ठीक है, क्या होगा? जब आप युवा होने लगेंगे तभी लैंगिक अंगों का विकास होगा, आरंभ होगा। तो पहले तो जैसे लैंगिक जनन के लिए हमें क्या चाहिए? लैंगिक जनन के लिए तो हमारे पास जैसे लैंगिक अंग चाहिए, और लैंगिक अंग हमारे पास है नहीं, तो हम जैसे क्या कहते हैं, ये जनन कहां से करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले लैंगिक अंग चाहिए। और लैंगिक अंग का विकास कब होगा? तो जब आपका युवा अवस्था आरंभ हो जाएंगे, जब आपके आवाज मोटी हो जाएगी, जब जैसे क्या कहते हैं दाढ़ी मूछ निकल आएंगे। ठीक है, जब आपके अंदर वो शुक्राणु बनना आरंभ हो जाएगा, तब जैसे माना जाएगा कि आपने जैसे क्या कहते हैं आपका लैंगिक अंग विकास हो गया है। और जब लैंगिक अंगों का विकास हो गया, यानी हो जाती है, तो क्या होगा? जब लैंगिक अंगों का विकास हो गया
तो हम कैसे समझेंगे जब लाएगा क्या कहता है लैंगिक अंगों का विकास, जब शुक्राणु बनने लगेगा हमारे अंदर में, ठीक है, तो अपने आप पता चल जाती है। और जब शुक्राणु बनना आरंभ हो जाएगा तब हम क्या समझेंगे, हम युवा अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, हम युवा अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और हम जनन करने के लिए तैयार हैं। तब न होगा तो हम समझ जाएंगे कि हम यौवन प्राप्ति हमें हो गई है। क्या हो गई है, हमें यौवन यानी हम युवा अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। हम युवावस्था प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात हम जनन के लिए तैयार हैं, कर चुके हैं, ठीक है। अब जब आप युवा अवस्था प्राप्त कर चुके हैं तब क्या होगा, लैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन के लिए तो क्या है, उसकी तो कुछ घटनाएं है ना, इससे पहले हमने पढ़ाया भी था। तो उसमें जो है क्या कहते हैं, लैंगिक जनन की घटनाएं में क्या क्या आ जाएगा, 3 आते हैं ना। एक हो जाता है निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा हो जाएगा निषेचन, और तीसरा क्या होती है, निषेचन पश्च अवस्था। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं। अब लैंगिक जनन की घटना क्या क्या आती है, मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी बताया था कि 3 तरह की घटनाएं होती है। एक हो जाता है निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व अवस्था, और इसे मैंने पढ़ाया था निषेचन पूर्व अवस्था क्या होता है, जब हमारे जैसे क्या कहते हैं लैंगिक अंगों का विकास होता है। और लैंगिक अंगों का विकास कब होगा, वो निषेचन से पहले होता है। और ये कब होगा, जब हमारी युवा अवस्था यानी हम किशोरावस्था को पार कर जाते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, तब जाकर होती है। क्लियर है यहां तक। तो निषेचन पूर्व अवस्था एक हो जाएगा निषेचन, दूसरा निषेचन, और तीसरा क्या हो जाएगा निषेचन पश्च, यानी उसके बाद निषेचन पश्च अवस्था, ठीक है। अब निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक जनन होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, युग्मकों का निर्माण, यानी युग्मक बनाना बनेगा ना, का निर्माण या युग्मक जनन कह सकते हैं इसको। जब युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो फिर क्या होता है, इसका हस्तांतरण होता है, उसका ट्रांसफर होता है, इसको भेजना पड़ता है मादा के जन्मांगों के पास, यानी मादा युग्मक के पास। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, स्थानांतरण। वही चीज है मैंने पहले भी बताया था। तो किसका स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण, युग्मकों का स्थानांतरण। इसके बाद जब स्थानांतरण होकर कहां आएगा, यहाँ पे मादा युग्मक के पास, यहीं पे जैसे क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये नर युग्मक आ गई। और यहाँ पे पहले से मादा युग्मक जो मैंने बताया था ना कि फेलोपियन ट्यूब में आकर जैसे अंडाशय से निकल कर जैसे वो वहां पे बैठी रहती है, इंतजार करती है ना नर युग्मक का, तो किसके पास आएगा, मादा युग्मक के पास आएगा। और जब दोनों का संलयन होगा तभी तो जाइगोट बनेगा ना, ठीक है। और जब ये जाइगोट बनेगा उसके बाद की प्रोसेस जो है इधर जाएगी। तो जब निषेचन हो जाती है तब ये निषेचन जो है यहाँ पर आ जाती है, उसका रूप लेकर, यानी जैसे उसमें बदलाव हो जाती है ना, इधर मेल और फीमेल का जैसे क्या कहते हैं सम्मिलित रूप मिलता है, जाइगोट। और इसके बाद क्या होता है, सागर्भता होता है। मतलब जैसे क्या कहते हैं, समझा जाता है कि फीमेल ने क्या किया, गर्भ को धारण कर लिया, तो
सगर्भता तथा, जो कहेंगे। और जब ये हो जाएगी यहाँ पे, ये इसका मतलब है कि जब गर्भ धारण कर लिया तो पता चल जाता है, जब ये युग्मनज बन गया ना, जब ये जैसे दोनों मिल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, युग्मनज, युग्मनज बन गया। और जब युग्मनज बन गया तो ये क्या करेगा, विकास करेगा, विकास करेगा, विकास कर करके इतने सारे जैसे क्या कहते हैं वहां पे कोशिका सेल को इकट्ठा करेगा कि वो कोशिका सेल जो है क्या कर लेगा, भ्रूण का विकास करना यानी भ्रूण बनाना, भ्रूण का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, आगे भ्रूण का विकास करेगा। और यही जब भ्रूण का विकास हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे की प्रक्रिया जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत है, ये 5वां और ये 6ठा पॉइंट, ये 6 पॉइंट आप याद रख लें, ठीक है। अब हम इसके बाद चलेंगे, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं इसके बाद वाले भी बता ही देता हूं। चलिए इधर से तो अब है कि युग्मकों का निर्माण कहां होगा, ठीक है। युग्मक के निर्माण करने के लिए हमें यही क्या कहते हैं, किस जगह पर इसका निर्माण होगा। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं। ये पहले तो जैसे क्या कहते हैं प्रोसेस जो होती है यहाँ नर युग्मक से होती है, तो पहले हमें जैसे क्या कहते हैं नर जनन तंत्र पढ़ना होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। अब ये नर जनन तंत्र कहाँ होता है, मनुष्य के शरीर में, नर के शरीर में नर जनन तंत्र कहाँ होता है। तो ये जो हमारा शरीर है ना, इसको आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। पहला यहां से ऊपर यानी यहाँ ये वक्ष, ठीक है। तो जो सीना वाला भाग जिसको हम बोलते हैं तो इसको वक्ष भाग हो जाएगा। इसके नीचे क्या है, ये हमारा उदर है, तो इसको क्या बोलेंगे, उदर वाला भाग। तो पहला भाग, दूसरा भाग, इसके बाद वाला जो ये भाग है यह क्या कहलाएगा, श्रोणी भाग। और ये जो श्रोणी भाग जो है ये उदर के जस्ट नीचे, इसी को बोलते हैं श्रोणी भाग। और ये जो भी जैसे जनन का कार्यक्रम होता है, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, ये श्रोणी भाग में ही होता है। और श्रोणी भाग में हमें जैसे युग्मक निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो चलिए अब हम आ जाते हैं जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र में। तो इसके लिए हमें एक जोड़ी वृषण चाहिए, एक जोड़ी वृषण। पहला तो एक चाहिए हमें, एक जोड़ी वृषण, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए और युग्मक निर्माण के लिए, तो दूसरा हम दे देते हैं सहायक नलिका। उसके कुछ नली वाले ट्यूब वगैरह भी तो चाहिए ना, जो उसको जैसे क्या कहते हैं खाद पानी पहुंचाने का काम करेगा। तो हमें जैसे सहायक नलिका की जरूरत पड़ेगी। और कौन से हथियार की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक पड़ेगी सहायक ग्रंथि की भी जरूरत पड़ेगी, सहायक ग्रंथि। और चौथा चीज वाह जननांग। वाह जननांग मतलब बाहरी जननांग, या तो आप वाह लगा लें, वाह जननांग, वाह जननांग कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सीरण भी बोलते हैं, सीरण भी कहते हैं, ठीक है। तो